नमस्कार। आज की इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 4 मई 2026 है और पश्चिम बंगाल से जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं ना, वो लिटरली भारत के राजनीतिक इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। पिछले 15 सालों का जो शासन था वो अब पूरी तरह से पलटता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए सीधा इन ऐतिहासिक आंकड़ों और इस बहुत बड़े बदलाव की गहराई में चलते हैं। आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले हम इस ऐतिहासिक बदलाव के बिल्कुल ताज़ा आंकड़े देखेंगे। उसके बाद इस जीत के पूरे सफ़र को डिकोड करेंगे कि ये शुरू कहाँ से हुआ, और आखिर में हम जानेंगे वो कौन से मुख्य कारण रहे जिन्होंने इस चुनाव का पूरा रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज यानी 4 मई 2026 की उस ब्रेकिंग हकीकत की जो इस वक्त सबके सामने है। आज दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। पिछले 15 सालों से सत्ता में काबिज टीएमसी का सफर अब खत्म होता दिख रहा है और आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको एक नंबर याद रखना होगा, 148। देखिए, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये पश्चिम बंगाल का मैजिक नंबर है। राज्य की विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं, राइट? तो सरकार बनाने के लिए आपको कम से कम 148 का आंकड़ा छूना ही होता है। यही वो नंबर है जो तय करता है कि सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ में जाएगी। और अगर हम अभी के जमीनी रुझान देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ बीजेपी 1993 सीटों पर आगे चल रही है, ध्यान दीजिए, ये बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी 95 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। ये आंकड़े अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि एक नई पार्टी कितनी भारी मेजॉरिटी के साथ अपना पहला शासन स्थापित करने जा रही है। इन नतीजों के साथ एक और ऐसा आंकड़ा है जिसने सच में सबको हैरान कर दिया है, 92.47%। आज़ादी के बाद से पश्चिम बंगाल के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा वोटर टर्नआउट है। जरा सोचिए, इतनी भारी संख्या में लोगों का घरों से बाहर निकलना, ये साफ दिखाता है कि मतदाता इस बार कितने ज्यादा इन्वॉल्व थे और बदलाव को लेकर कितने सीरियस थे। नंबर्स से थोड़ा हटकर अगर हम अहम चेहरों की बात करें तो कुछ बहुत ही दिलचस्प मुकाबले सामने आते हैं। जैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने गढ़ भवानीपुर से आगे चल रही हैं और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से लीड कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है पानीहाटी सीट, जहां से रत्ना देवनाथ आगे चल रही हैं। शायद आपको याद हो, ये वही माता हैं जिनकी बेटी ने आरजीतर मामले में अपनी जान गंवाई थी। इस पूरे चुनाव में उनका आगे आना कहीं ना कहीं जनता के गुस्से और सत्ता विरोधी लहर का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? हमारे इस विश्लेषण का दूसरा हिस्सा इसी बारे में है, जीत का सफर। आखिर कोई पार्टी जिसका कुछ सालों पहले तक राज्य में कोई मजबूत वजूद ही नहीं था, वो एकदम से शून्य से उठकर इतने बड़े बहुमत तक कैसे पहुंच गई? इसकी जड़ें इतिहास में काफी गहरी हैं। इस सफर को हम 1951 से जोड़ के देख सकते हैं, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। फिर 90 के दशक में शुरुआती सफलता के लिए टीएमसी के साथ एक गठबंधन भी हुआ था। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आता है 2011 के बाद। 2011 में जहां इनके पास विधानसभा में 0 सीटें थी, 2016 में ये आंकड़ा सिर्फ 3 पर पहुंचा। पर जो असली गेम चेंजर रहा वो था 2019 का लोकसभा चुनाव, जहां इन्होंने 18 सीटें जीती और फिर 2021 आते आते 70 सीटों के साथ ये राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गए। इस पूरे सफर की स्पीड सच में हैरान करने वाली है। 2011 में जो पार्टी बिल्कुल ना के बराबर थी, उसने 2016 में एक छोटी सी एंट्री ली। 2019 में एक भारी उछाल देखा गया, 2021 में वो मुख्य विपक्ष बन गई और अब 2026 में 193 सीटों की लीड के साथ सीधे सरकार बनाने जा रही है। सिर्फ 15 सालों के अंदर ग्राफ में ऐसा जबरदस्त उछाल भारतीय राजनीति में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है, ये सब रातों रात या अचानक से नहीं हुआ है। चलिए अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं उन मुख्य कारणों को जिन्होंने इस ऐतिहासिक बदलाव को मुमकिन बनाया। आखिर इस भारी उछाल के पीछे असली कैटलिस्ट क्या थे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026 के इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे वो कौन से मजबूत फैक्टर्स थे जिन्होंने पूरा रुख ही पलट दिया। अगर हम राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इसके 3 सबसे बड़े कारण बताए जा रहे हैं। आइए उन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं और समझते हैं कि जमीन पर असल में क्या बदल रहा था। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था एंटी इनकम्बेंसी, यानी सत्ता विरोधी लहर। देखिए,
लगातार 15 सालों तक एक ही सरकार को देखते देखते वोटर्स में एक तरह की थकान आना बहुत स्वाभाविक है। और ये असंतोष तब और ज्यादा बढ़ गया जब भर्ती प्रक्रियाओं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन के गंभीर आरोप लगने लगे। इन आरोपों ने ग्राउंड लेवल पर लोगों के गुस्से को काफी हद तक हवा दी। दूसरा बड़ा फैक्टर रहा सामाजिक मुद्दे। इस बार के चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा पूरी तरह से हावी रहा। खासकर आरजीकर अस्पताल की उस दर्दनाक घटना ने पूरे समाज को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। ये कोई आम चर्चा का विषय नहीं था, बल्कि ये पूरे इलेक्शन कैंपेन की सबसे अहम कड़ी बन गया। इससे ये भी साफ होता है कि सोशल इश्यूज किस तरह से वोटर्स को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। और तीसरा कारण थोड़ा टेक्निकल जरूर है, लेकिन बहुत ही क्रूशल है। वोटर लिस्ट का रिवीजन। चुनाव से ठीक पहले एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया था। विपक्ष और विश्लेषकों का इस साफ तौर पर दावा है कि इस प्रोसेस में लाखों घोस्ट वोटर्स या कथित फर्जी मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। इस एक कदम ने कई जिलों के चुनावी गणित को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो अब इन सारे फैक्टर्स और आंकड़ों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। पश्चिम बंगाल अब ऑफिशियली एक नए 2 पार्टी एरा यानी द्विदलीय युग में कदम रख चुका है। ऐसे में ये जो इतना बड़ा और निर्णायक जनादेश मिला है, ये राज्य के भविष्य को किस दिशा में लेकर जाएगा? इसके आने वाले समय में जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे? इस सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनेर यहीं खत्म करते हैं। सोचने वाली बात है ना? अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही अहम मुद्दों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।